दी प्राइम मिनिस्टर, वो जो पोर्टल बनाया इन्होंने जहां भी आप शिकायतें कर सकते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि स्टेट अपने वेलफेयर के लिए लोगों के लिए करती है, ठीक है। रिलीफ पैकेज का जो ऐलान किया कोरोना के बाद, ये सारे वेलफेयर फंक्शंस है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ये सारी चीजें एग्जेक्टिव के फंक्शन में आ जाती हैं। ठीक हो गया। सो इन अ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, एग्जेक्टिव गॉट ऑल दीज फंक्शंस। अच्छा, उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी एंड देयर फंक्शंस। ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और मॉडर्न स्टेट सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली आपके मुल्क की कोर होती है, कोर प्राइम, जिसे आप कहते हैं ना क्रीम ऑफ द सोसाइटी। दे आर बेसिकली क्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड दे नॉट ओनली इम्प्लीमेंट बट दे आल्सो एडमिनिस्टर एंड रेगुलेट द लॉज ऑफ द स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो इसके 3 टास्क होते हैं। पहला टास्क क्या होता है ब्यूरोक्रेसी का? इम्प्लीमेंटेशन। असिस्टेंट कमिश्नर है कहीं पे लगा हुआ, डीपीओ है फॉर एग्जांपल। अब आप इनके फंक्शन आपने देखे होंगे, क्या करते हैं ये? इम्प्लीमेंट करते हैं। किसको इम्प्लीमेंट करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेट की जो रिट होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको नाफिज करते हैं। सो दे डू ऑल दीज थिंग्स। आपने देखा होगा असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटों में फिर रहे होते हैं, हाँ जी, गोश्त का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, फलां चीज का क्या रेट है, कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, छापे मार रहे होते हैं। ये सारी चीजें कौन करता है? ये ब्यूरोक्रेसी करती है आपकी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ब्यूरोक्रेसी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, आपका ऑडिट करती है, आपके सारे जितने भी आपके मुल्क के निजाम होता है उसको, पेपर वर्क को, उसको वो डील करती है। और ये ब्यूरोक्रेसी के सारे काम होते हैं, ठीक है। और तीसरा रेगुलेशन होती है कि वो रेगुलेट करते रहते हैं जो मुल्क की निज़ाम है उसको, ठीक है। सो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के 3 फंक्शंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड रेगुलेशन है, ताकि लोग कानून के मुताबिक चल सकें, स्टेट के जो निज़ाम है उसके मुताबिक चल सकें। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद आ जाती है मिलिट्री। मिलिट्री आपको याद होगा मॉडर्न स्टेट सिस्टम से पहले जो सोसाइटीज थी, देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। क्या चीज होती थी उस टाइम पे? उस टाइम पे ये होता था कि जो ग्रुप्स होते थे, दे यूज्ड टू रिलाई ऑन मर्सनरीज, हायर्ड मर्सनरीज, यानी कि कुछ लोगों को हायर करके अपने मकासद पूरे किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल निकोलो मिकावेली जो है, एक बंदा था जिसने द प्रिंस के नाम से किताब लिखी, आर्ट ऑफ वॉर, और द प्रिंस भी। उसको बेसिकली उसके अंदर उसने बताया कि स्टेट को कैसे गवर्न किया जा सके। उसने अपने प्रिंस को एडवाइस किया कि स्टेट को कैसे गवर्न किया जा सके। अच्छा, वो जो उसका प्रिंस था उस वक्त, या वो जो किंग था उस वक्त, उसके पास रेगुलर फौज नहीं थी, और वो फ्लोरेंस में रहता था, इटली में। तो रेगुलर फौज ना होने की वजह से वो क्या करता था कि वो रिलाई करता था मर्सनरीज पे। मर्सनरीज का पता है ना आपको? ये जो आप पैसों के एवज में आप लोग भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, और जो आपके अपने मुल्क के भी नहीं होते अक्सर। अच्छा, मर्सनरी जो होते हैं वो रिलायबल नहीं होते, ठीक है, यानी कि वो पैसों के लिए लड़ते हैं, उनका कोई मोहब्बत नहीं होती मुल्क के साथ। तो ये हुआ कि जो इटली का जो किंग था, वो जब उसकी जंग हुई तो वो मर्सनरी से तो वो भाग भूग गए और वो जंग हार गया। तो जो मिकेवेली था उसने अपने किंग को एडवाइस किया कि उसने डिस्कस किया अपनी किताब के अंदर 4 किस्म की फौजों के बारे में। पहला उसने बताया कि पहली फौज कौन सी होती है? पहली फौज होती है, उसने कहा, मर्सनरीज। जो मर्सनरीज आप लेते हैं, हायर करते हैं, वो रिलायबल नहीं होते। उसने कहा दे आर नॉट रिलायबल, सो नेवर एवर रिलाई ऑन द मर्सनरीज। ठीक हो गया। दूसरा उसने कहा ऑक्सिलरी फोर्सेस। ऑक्सिलरी फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो आप दूसरे से लोन लेते हैं, किसी दूसरे बंदे से ना लोन लेके, यार मुझे अपने 1000 बंदा दे दो, मैं एक मुल्क के साथ जंग करने जा रहा हूँ, या मैं कुछ अपनी हिफाजत के लिए करने जा रहा हूँ। उसका नुकसान क्या होता है कि कल को अगर हालात खराब हुए तो हो सकता है वही बंदा आपको पकड़ ले, ठीक है। तो ऑक्सिलरी फोर्सेस जो होती हैं, जो आप किसी से लोन लेके यूज करते हैं, फौजें, दे आर ऑल्सो नॉट रिलायबल अकॉर्डिंग टू मिकावली। तीसरे नंबर पे वो कहता है मिक्स्ड ट्रूप्स, जिसके अंदर मर्सनरीज भी हैं, ऑक्सिलरीज भी हैं, और नेटिव ट्रूप्स भी हैं। तो वो कहता है दे आर ऑल्सो नॉट रिलायबल, क्योंकि उसके अंदर जब ये ऑक्सिलरी फोर्सेस या मिक्स्ड लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे, तो कल को आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में तो इंटरेस्ट मैटर्स, यू नो।
इंटरेस्ट मैटर्स इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई दोस्त यार नहीं होता। और चौथी जो किसान उसने बताई वो थी नेटिव ट्रूप्स की। दैट इज द मोस्ट सुटेबल फोर्सेस, पीपल ऑफ द लैंड, यानी कि पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए यू वुड हैव पाकिस्तानी सोल्जर्स। इफ यू डोंट हैव पाकिस्तानी सोल्जर्स दे वोंट हैव एनी पेन फॉर द कंट्री। आज हमारा फौजी जो है अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार होता है कि नहीं होता? ठीक है, बिल्कुल होता है। वो जाके लड़ता है, अपनी जान देता है, बॉर्डर पे शहीद होता है और फखर से कहता है जी कि मैं शहीद हूं। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि जो नेटिव लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं उस मुल्क के शहरी जो होते हैं, वो असल फौजी होते हैं। और वो असल फौजी सही फौजी होते हैं, ना मर्सनरीज रिलायबल होते हैं, ना ऑक्सिलरी फोर्सेस रिलायबल होती हैं, ना मिक्स ट्रूप्स रिलायबल होते हैं। रिलायबल कौन सा होता है? नेटिव ट्रूप्स। तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली उसने ये बताया कि जी आपका नेटिव ट्रूप जो हैं, जो लोकल लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, उनको आप फौज में भर्ती करें। यानी कि पाकिस्तान की फौज में पाकिस्तानी ही भर्ती होंगे। कोई गोरा है हमारी फौज में, कोई इंडियन है हमारी फौज में, कोई बंगाली है हमारी फौज में, श्रीलंकन है हमारी फौज में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा, अभी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है वहां पे वी कैरिड आउट मिलिट्री ऑपरेशंस सिंस लास्ट 19 इयर्स। अच्छा, सेम ऑपरेशंस वर कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान। डिड दे गॉट सक्सेस? नो। क्यों? अमेरिका क्यों फेल हुआ अफगानिस्तान में? इस वजह से फेल हुआ, हालांकि सुपर पावर था, पैसा भी था, सब कुछ था। Why they failed in Afghanistan? Because they were not Afghans. They had no pain for Afghanistan. पाकिस्तान को क्यों सक्सेस मिली फाटा के अंदर? Why we eradicated terrorists? हमने टेररिज्म को क्यों खत्म किया? यहाँ पे कैसे खत्म किया? इस वजह से खत्म किया क्योंकि हमारे फौजियों के अंदर पाकिस्तानियत थी, एंड दे वर पाकिस्तानीज, एंड फाटा इज देयर लैंड, पाकिस्तान का हिस्सा है। सो दे फॉट टिल एंड। और उसके बाद इतनी कुर्बानियां दे के हमने 7,000 बंदा हमारा शहीद करवाया फौजी, तकरीबन आपका 15,000 बंदा फौजी जख्मी हुआ। ठीक है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। दिस इज द रीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री इन द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। मॉडर्न स्टेट सिस्टम में फौजों को एक खास इदारा बना के इनको यूज किया गया। तब जाके उन्होंने देखा कि वो मुल्क एक्सपैंड भी किए, उन्होंने अपनी हिफाजत भी की। ठीक है सर, इसलिए हमने वो फाटा उसको मर्ज कर दिया इसमें केपीके में जी। अभी 25 अमेंडमेंट में। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है ना, उसके अंदर मुनज़्ज़म फौजें हैं, मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं। प्रीवियसली द फोर्सेस वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। जो आप पिछला दौर देखते हैं ना, पिछले दौर में आपको फौजें ऑर्गेनाइज नजर नहीं आती, उसके अंदर मर्सनरीज होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आजकल की फौजें, या आप देखें जो बड़े बड़े एम्पायर्स गुजरे हैं ना, पर्शियन एम्पायर था, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर था, फिर ये जो ब्रिटिश एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, ये सारे एम्पायर क्यों इतने बड़े बड़े एम्पायर बने थे? क्यों? इस वजह से बिकॉज दे हैड ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्रीज। So organized militaries are also very important in the modern state system. Now, why the United States of America is now controlling the world affairs? Why they are involved everywhere? जब भी उनका दिल करता है जाके दुनिया में नंबर 1 मुल्क बन के बैठा हुआ है। क्यों? इस वजह से because they got organized force, well equipped force, modern aircraft, modern capabilities, weapon systems. तो मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर जो बात है वो यही है कि मिलिट्री जो होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ताकि वो अपने मुल्क के जो अफेयर्स हैं उनको आप रन कर सकें, उनको सही तरीके से चला सकें, और एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स दोनों को मिटिगेट कर सकें। सो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द मिलिट्री। ठीक हो गया? समझ आ गई इसकी? गुड। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सिस्टम जो है पहले इतने खास नहीं होता था दूसरे मुल्कों के, जब होता था ना ये मॉडर्न स्टेट से पहले,
जब सिटी स्टेट्स होती थी तो उनका